चलिए जी, गुड मॉर्निंग। रासायनिक गुण चल रहे थे हमारे क्लोरोफॉर्म के। तो क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण 7 पढ़ रहे थे हमने, इम्पोर्टेंट। आज 8वां पढ़ते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। रायमल-टिमान अभिक्रिया। अभिक्रिया का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है ये रायमल-टिमान अभिक्रिया। देखिए, अभिक्रिया 2 प्रकार की है, एक तो क्लोरोफॉर्म के साथ में, एक CCl4 के साथ में। आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग CCl4, उसके अंदर भी ये अभिक्रिया है, थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर उत्पाद अलग बनता है, यहाँ अलग बनता है। दोनों अभिक्रिया में एक साथ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपके नोट्स में अलग अलग लिखी है तो आपको उसी प्रकार लिखनी है, लेकिन एक साथ मैं बता रहा हूँ क्योंकि दोनों अभिक्रियाओं का नाम रायमल-टिमान अभिक्रिया है। एग्जाम में आए रायमल-टिमान अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए, तो इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो ध्यान रखना। पहले पॉइंट की बात करता हूँ मैं। यहाँ पर फिनॉल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल। इसको फिनॉल बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर OH है, OH को हम लोग क्या बोलते हैं? ओल। तो कई सारे सोचे होंगे कि इसको बेंजीनॉल क्यों नहीं बोलते। बेंजीनॉल नहीं बोलना है, इसका नाम क्या होता है? फिनॉल। और फिनॉल का एक और नाम होता है कार्बोलिक अम्ल। कार्बोलिक अम्ल, फिनॉल का ही नाम होता है कार्बोलिक अम्ल। एक और चीज यहां पर बता दूं, एक होता है कार्बोनिक अम्ल, ये तो पता होगा आपको, 11वीं क्लास में काफी आ रहा है। H2CO3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिक अम्ल। और फिनॉल को क्या बोलते हैं? कार्बोलिक अम्ल। चलिए जी, रिएक्शन में चलते हैं। फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करवाने पर, फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा KOH से करवाने पर निर्माण होता है सैलिसिलएल्डिहाइड का। तो होता क्या है यहाँ पर? ये समीकरण याद करनी पड़ेगी, हमारी क्रियाविधि है नहीं कोर्स के अंदर। तो देखो, यहाँ पर CHO समूह जुड़ जाता है। CHO समूह होता है, उसको फॉर्मिल समूह कहते हैं। जो केवल CHO समूह होता है, एल्डिहाइड ग्रुप है ये, लेकिन इस CHO समूह को क्या बोलते हैं? फॉर्मिल समूह। इसीलिए अभिक्रिया का नाम होता है फॉर्मिलीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर ये CHO समूह जुड़ गया। तो देखो यहाँ पर कैसे जुड़ता है। यहाँ पर ये है CH और एक ऑक्सीजन यहाँ से आ गया, तो ये समूह क्या हो गया? CHO, वो यहाँ पर जुड़ गया। अब देखना, याद रखना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन भी बाहर निकला होगा। तो बताइए आप, हाइड्रोजन कितने हो गए? एक तो ये हाइड्रोजन, 3 ये हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। और जल के अणु, ऑक्सीजन के अणु, एक ऑक्सीजन तो इसके साथ में जुड़ गया, पीछे कितने ऑक्सीजन बच गए? 2। यानी जल के अणु कितने निकलेंगे यहाँ पर? 2, 2H2O। और साथ में क्या निकलेगा? 3 Cl है, 3 पोटेशियम के साथ में क्या बनाएंगे? 3 KCl, 3 KCl। इंपॉर्टेंट है ये वाला, एग्जाम के अंदर आया। रायमल-टिमान अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। आप ये इतना सा लिख के आ जाओ कि वो भी सही है। मेन जो उत्पाद है हमारा वो ये है, लेकिन एग्जाम में कोशिश ये करनी है कि पूरा का पूरा उत्पाद लिख के आए, लेकिन मेन उत्पाद याद होना जरूरी है। तो फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म KOH से करवाने पर सैलिसिलएल्डिहाइड का निर्माण होता है। सैलिसिलएल्डिहाइड भी बोलते हैं या सैलिसिलएल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार की अभिक्रिया ये होती है B। फिनॉल की क्रिया वही KOH दे रखा है, लेकिन क्रिया किसके साथ कर रही? CCl4 के साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। तो देखो, उत्पाद में थोड़ा सा अंतर आता है। यहां पर बनता है सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, सैले है ये, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण, यानी यहां पर बनता है COOH। वहां पर क्या बना था? CHO, यहां बनता है COOH। ये अभिक्रिया याद करनी पड़ेगी आपको कि जब क्लोरोफॉर्म होगा तो CHO समूह जुड़ेगा, और जब CCl4 होगा तो COH समूह जुड़ेगा। इसमें भी वही है, एक हाइड्रोजन यहां पर होता है, वो हाइड्रोजन तो चलो यहां पर इंक्लूड हो गया। कितने हाइड्रोजन बच गए? 4। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 4। तो बताओ जल के अणु कितने बाहर निकलेंगे? 2 जल के अणु, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन तो यहाँ काम आ गए, पीछे 2 ऑक्सीजन कितने बच गए? 2, 4 हो गए।
क्लोरीन कितने हैं 4, पोटेशियम कितने हैं 4, तो यहाँ पर कितने KCl बन जाएंगे 4, 4 KCl। तो दोनों अभिक्रियाओं के अंदर देखो अंतर किसका है, यहाँ पर क्रिया कर रही है क्लोरोफॉर्म से। जब CHO समूह जुड़ता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं फॉर्मिलीकरण, और यहाँ पर हमने अभिक्रिया करवाई है CCl4 से, और समूह कौन सा जुड़ा है COH, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण, ये समूह जब जुड़ता है तो क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलीकरण। तो अंतर केवल क्लोरोफॉर्म और CCl4 का है, और उत्पाद अंतर हो गया, एक सैलिसिल एल्डिहाइड बन रहा है, ये एल्डिहाइड समूह है, और एक सैलिसिलिक अम्ल बन रहा है, ये अम्ल वाला समूह है। इन दोनों अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं रायमंड-टिमान अभिक्रिया। रायमंड-टिमान अभिक्रिया, तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये रायमंड-टिमान अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया तुम लोग लिख के आ सकते हो। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, हालांकि CBSE बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान बोर्ड में कभी नहीं पूछा गया, कि इन दोनों अभिक्रियाओं के अंदर मध्यवर्ती का निर्माण होता है, उस मध्यवर्ती का नाम बताइए। तो याद कीजिए, आपको जो इससे पहले मैंने सातवां रासायनिक गुण करवाया था हाफमान कार्बिलेमिन अभिक्रिया, आइसोसाइनेट परीक्षण करवाया था, उस समय एक मध्यवर्ती बना था ये वाला डाइक्लोरोकार्बिन, इसका नाम होता है जो मध्यवर्ती बनता है कार्बिन। याद कीजिए 11वीं क्लास में कार्बिन करवा चुका हूं मैं, 2 क्लोरो है डाइक्लोरो, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बिन। कार्बन का अष्टक अपूर्ण है, पिछली बार बताया था पिछले लेक्चर में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो बंद ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। अष्टक अपूर्ण है तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, यानी किसकी तरह व्यवहार करेगा इलेक्ट्रॉन्स नहीं। CBSE बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रायमंड-टिमान अभिक्रिया होती है, उसमें मध्यवर्ती का नाम बताओ। तो मध्यवर्ती क्या है डाइक्लोरोकार्बिन, या क्वेश्चन ये पूछ लिया कि उसमें जो मध्यवर्ती होता है डाइक्लोरोकार्बिन वो किसकी तरह व्यवहार करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। तो ये लाइन आपको एक याद रखनी है इसके अंदर। तो ये है हमारा रायमंड-टिमान अभिक्रिया, जो 8वां रासायनिक गुण है क्लोरोफॉर्म का। हालांकि CCl4 में भी ये रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड करवा दी इसको, आपको लिखनी वैसी है जैसी वहां पर आपके नोट्स के अंदर लिखी गई है। फिर बात करते हैं हम लोग अगले रासायनिक गुण के ऊपर। 8 रासायनिक गुण हो गए हैं, टोटल 10 रासायनिक गुण हैं। 9वें रासायनिक गुण के ऊपर चलते हैं, क्लोरीनीकरण। नाम से पता चल रहा होगा क्लोरीनीकरण का मतलब क्लोरीन का जुड़ना। तो हम लोग क्लोरोफॉर्म की बात कर रहे हैं, ये क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरीनीकरण, क्लोरीन को जोड़ दिया हमने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो देखो एक Cl एक H के साथ बाहर निकल जाएगा HCl, और एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 का निर्माण हो जाएगा। फिर लास्ट अभिक्रिया की तरफ चलते हैं हम लोग, एल्कीन से क्रिया। क्लोरोफॉर्म की क्रिया किससे, एल्कीन से। तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई काम की नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमने कोई एल्कीन ली, ये एल्कीन, क्रिया करवा दी हमने क्लोरोफॉर्म के साथ में, ये क्लोरोफॉर्म, और उत्प्रेरक यहाँ पर होता है पेरोक्साइड। तो देखिए यहाँ पर जो उत्पाद बनता है वो एंटी मार्कोनिकोव नियम के अंतर्गत पड़ता है। पेरोक्साइड आया हुआ है यहाँ पर। अब वो HBr वाला फॉर्मूला नहीं अपनाना, यहाँ पर दिमाग वो वाला नहीं लगाना है, नियम सेम है, नियम वही लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव का नियम। एंटी मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है कि हेलोजन कहाँ जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, अधिकतम होगी। यानी ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो कहाँ जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, हेलोजन कहाँ जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम होगी। एंटी मार्कोनिकोव का नियम यही होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, यहाँ H जुड़ गया, ये वाला H, ये H यहाँ जुड़ गया, और इस CH2 के साथ में जुड़ जाएगा CCl3, CH2 के साथ जुड़ गया CCl3, ठीक है, CH2 CCl3। आपको इसका IUPAC नाम लिख के भेजना है मुझे, IUPAC नाम। इसको मैं पूरे को वापस सही ढंग से लिख देता हूं यहाँ पर, CH3 CH2 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 CCl3, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकोव का नियम हमारे यहाँ पर, हमें दिमाग नहीं लगाना कि ये नियम कैसे लगा क्या है, बस हमें ये याद करना है कि एल्कीन की क्रिया जब क्लोरोफॉर्म से करवाई जाती है पेरोक्साइड की उपस्थिति में, जो उत्पाद बनता है वो एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार बनता है। और एंटी मार्कोनिकोव नियम में क्या होता है, हाइड्रोजन तो जुड़ता है वहां पर जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम हो,
और हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम। एंटीमार्टनिज्म के नियम के अकॉर्डिंग हमने ये उत्पाद बनाया। इस उत्पाद का आईयूसीएन नाम आपको लिखकर भेजना है। तो चलिए ये बात हो गई हमारी पूरी की पूरी क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म के हमने निर्माण की विधियां पढ़ी, भौतिक गुण पढ़े, इसके रासायनिक गुण पढ़े। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आयोडोफॉर्म की। सेकंड हमारा है हेलोफॉर्म पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें है आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के बाद में आयोडोफॉर्म, और आयोडोफॉर्म फॉर्मूला क्या होगा CH3, यही फॉर्मूला होगा आयोडोफॉर्म का। तो देखिए सबसे पहले निर्माण की विधि, निर्माण की विधि एक ही विधि है, इसमें इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। निर्माण की विधि जैसे हमने क्लोरोफॉर्म के निर्माण की विधि करवाई थी वैसे वैसी ये है। देखिए यहाँ पर वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने एथेनॉल की क्रिया करवाई, ये एथेनॉल था, इसकी क्रिया हमने सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ करवाई थी, वहां पर सोडियम हाइपोक्लोराइड था। तो देखिए क्या बना था, 2 H निकले गए, इस ऑक्सीजन के साथ में जल अणु निकला था, यहाँ से NaCl निकला था, पीछे क्या बच गया था CH3COH, और यहाँ से NaCl निकला था और H2O निकला था H2O NaCl, और पीछे क्या बच गया CH3COH, ये हुआ था। अब हमें क्या क्लोरीन जोड़ना है? नहीं, हमें तो क्या जोड़ना है आयोडीन। तो मैं चेंज क्या करूंगा, यहाँ पर आई लगा दूंगा, बस ये चेंज करना है। अभी के लिए मैं एक बार क्लोरीन वाली पूरी बता देता हूँ। फिर हमने क्या किया था, यहाँ पर CH3COH, यहाँ पर 3 अणु लिए थे NaOCl के, तो 3 क्लोरीन है वो 3 हाइड्रोजन की जगह आ गए थे। यहाँ पर क्लोरेल बन गया था CCl3COH, 3 हाइड्रोजन है वो यहाँ जुड़ गए थे, तो यहाँ पर बन गया था 3 NaOH। फिर हमने लास्ट अभी के हम क्या किया था CCl3COH, इसकी क्रिया हमने करवाई थी NaOH के साथ में। तो ये जो H है वो हम लोग यहाँ लेके आ गए थे, तो बताओ यहाँ पर क्या बन गया था CH3Cl3। फिर यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है HCOONA, HCOON। इस प्रकार हमने क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया था। हाँ, सोडियम हाइपोहैलाइड से, हाइपोक्लोराइड से, लेकिन हमें तो आयोडीन चाहिए। तो बस सिंपल सी चीज़ है, करना क्या है, क्लोरीन को हटाओ, आयोडीन लगाओ, तो यहाँ पर आयोडीन आ जाएगा, बाकी सेम अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार क्लोरीन को हटाओ, आयोडीन लगाओ, तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। अब इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग, आयोडेल। आयोडेल, जब क्लोरीन होता था नाम होता था क्लोरेट, यहाँ पर होगा आयोडेल। फिर यहाँ पर आयोडीन है 3, H यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बताइए, आयोडोफॉर्म। ये बन गया आयोडोफॉर्म। तो अभिक्रिया वैसी है, कोई नई अभिक्रिया नहीं है, कोई रटने वाली बात नहीं है। तो ऐसी कैसी अभिक्रिया हमने एक एसीटोन से भी बनवाई थी, तो एसीटोन से बनाकर आपको मुझे भेजनी है। वैसे नोट्स में आपके लिखेंगे, लेकिन फिर भी आप लिखकर भेज दीजिएगा। तो ये निर्माण की विधि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, कोई नई चीज हमारे लिए नहीं है। तो केवल एक ही है निर्माण की विधि। फिर चलते हैं इसके भौतिक गुणों के ऊपर। भौतिक गुण की बात की जाए तो आयोडोफॉर्म होता है एक ठोस पीले रंग का पदार्थ होता है, येलो कलर का होता है, ठोस होता है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि जो आयोडोफॉर्म होता है वो क्लोरोफॉर्म की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होता है। तो सोचने की बात है कि ज्यादा क्रियाशील क्यों होगा। अगर मैं क्लोरोफॉर्म की बात करूं तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड होता है। अगर मैं आयोडोफॉर्म की बात करूं तो कार्बन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ बंध लंबाई क्या होगी, ज्यादा। बंध जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही अधिक क्या होगा, कमजोर होगा, तो ये आसानी से टूटेगा। आसानी से टूटेगा तो आयोडोफॉर्म क्या करता है, आसानी से आयोडीन गैस को मुक्त करता है, इसीलिए क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि आयोडोफॉर्म होता है वो क्लोरोफॉर्म की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होता है। आसानी से टूटकर आयोडीन गैस, बैंगनी रंग की आयोडीन जो गैस होती है वो बैंगनी रंग की होती है, उसको क्या करता है, मुक्त करता है। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्लोरोफॉर्म होता है शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 से क्रिया नहीं करता है। याद है आपको, AgNO3 से क्रिया नहीं करता है। अशुद्ध क्लोरोफॉर्म करता है, जब
फोर्जिंग गैस बनती है, साथ में HCl बनता था, HCl AgNO3 के साथ क्रिया करके AgCl का श्वेत अवशेष देता था। लेकिन यहाँ पर शुद्ध आयोडोफॉर्म AgNO3 के साथ क्रिया करता है और AgI, जैसे यहाँ पर Cl होता था तो AgCl बनता था, उसी प्रकार यहाँ I है तो यहाँ बनता है AgI। AgI का पीला अवशेप बनाता है। कौन सा अवशेप? पीला। पीले रंग का यौगिक होता है तो अवशेप भी कैसा देगा? पीला रंग का देगा। तो देखिए यहाँ पर अंतर आ गया कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 से क्रिया नहीं करता, लेकिन अशुद्ध क्लोरोफॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पर शुद्ध आयोडोफॉर्म AgNO3 से क्रिया करता है और AgI का पीला अवशेप का निर्माण करता है। सिंपल सी है। और ये आई कहाँ से आएगा? मैंने अभी बताया कि आपको क्या है ना, यहाँ मंद लंबाई ज्यादा होती है, आसानी से टूटेगा। और कौन सी गैस मुक्त करेगा? आयोडीन। आयोडीन गैस मुक्त होगी तो आयोडीन AgNO3 के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी? AgI का पीला अवशेप देगी। फिर ये जल में अविलय होता है, कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, तो ये कोई काम की चीज नहीं है। चलते हैं इसके रासायनिक गुणों के ऊपर। तो देखिए रासायनिक गुण भी इतना नए वाले इसमें नहीं है, जैसे हमने पहले पढ़े थे वैसे वैसे रासायनिक गुण है। जैसे पहले मैं बात करूं अपचयन, तो हमने क्लोरोफॉर्म का अपचयन पढ़ा था। हालांकि वहां पर 2 उत्प्रेरक थे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लिए थे, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया था, एक हाइड्रोजन Cl को लेके बाहर निकल गया था, तो यहाँ क्या बना था? CH2Cl2 और यहाँ क्या बना था? HCl। ठीक है, ये हुआ था। अभी हम लोग आयोडोफॉर्म पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा? I3, तो यहाँ क्या होगा? CH2I2, तो यहाँ क्या निकलेगा? HN। सेम अभिक्रिया है, कोई अंतर नहीं है। ऐसे कैसे? सेकंड अभिक्रिया की बात करूं, रजत पाउडर से रजत पाउडर यानी Ag से, तो याद कीजिए क्लोरोफॉर्म की क्रिया हमने Ag से करवाई थी। 6 Ag लिए थे, क्लोरोफॉर्म के 2 अणु लिए थे हमने, याद है? 6 AgCl बाहर निकले थे, पीछे यहाँ CH यानी एसिटिलीन का निर्माण हुआ था और 6 AgCl बाहर निकले थे। अब हमें क्या करना है? बस Cl को हटाना है, क्या लिखना है? I लिखना है, आयोडोफॉर्म। Cl को हटाना है, क्या लिखना है? I लिखना है। लेकिन उत्पाद तो सेम बनेगा, अभी भी CH एसिटिलीन बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 Ag। सेम अभिक्रिया है, क्या कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। अगली रिएक्शन देखते हैं। हमने क्रिया करवाई थी जलीय KOH से क्रिया, तो देखो जलीय केस में हमने 3 अणु लिए थे, KOH के। वहां क्लोरोफॉर्म था, यहाँ पर क्या है? आयोडोफॉर्म। 3 KI बाहर निकलेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? CH और यहाँ OH 3 आ जाएंगे। अब मैंने बताया था एक ही कार्बन के ऊपर एक से अधिक OH है, अस्थायी होंगे। किसका अणु बाहर निकलेगा? जल का अणु। तो पीछे क्या बच गया? HCOOH यानी फॉर्मिक अम्ल। HCOOH यानी फॉर्मिक अम्ल आया था। सेम चीज वहां पर भी आई थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी नई चीज अभी तक नहीं आई है, तीनों अभिक्रिया हमारे सेम है जो हमने पहले पढ़ी है। चौथी अभिक्रिया की बात करते हैं, तो चौथी अभिक्रिया भी हमने यहाँ पर पढ़ रखी है। क्लोरोफॉर्म के अंदर हमने कुल 10 अभिक्रियाएं पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर इतनी सारी अभिक्रिया नहीं है, थोड़ी कम अभिक्रिया है। अगर हम लोग आयोडोफॉर्म के नेक्स्ट समीकरण की बात की जाए, तो आयोडोफॉर्म CH3, इसको जब गर्म किया जाता है तो ये क्या करता है? आयोडीन गैस को मुक्त करता है, और आयोडीन गैस होती है वो बैंगनी होती है, बैंगनी वाष्प। कलर कौन सा होता है इसका? बैंगनी होता है, वॉयलेट कलर होता है। तो जब भी आयोडोफॉर्म को गर्म किया जाता है तो वो बैंगनी वाष्प के साथ क्या जलती है। फिर हमने पढ़ा था हाफमान कार्बल एमीन अभिक्रिया, हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? याद कीजिए, प्राथमिक एमीन है, क्रिया करता है क्लोरोफॉर्म के साथ, 3 KOH लिया था, क्या क्या बनाया था? CHCNC प्लस 3 KCl प्लस 3 यहाँ पर जल के अणु, यह भी क्या की थी हमने।
अंतर क्या आएगा, Cl की जगह I आएगा, उत्पाद सेम रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल I आ जाएगा। बोलिए कोई अंतर आएगा, नहीं अंतर आएगा, कोई भी नई चीज यहाँ पर नहीं है, सेम चीज आ रही है यहाँ पर, हाफमैन कार्बाइल अभिक्रिया, ये की है हमने पढ़ी थी, क्या कोई नया अंतर आया, नहीं है। तो रासायनिक गुण सेम है जो हमने यहाँ पर पढ़े थे। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आयोडोफॉर्म बहुत छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टेट्रा हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन पढ़ चुके हैं हम लोग, डाई हेलो एल्केन पढ़ चुके हैं, ट्राई हेलो एल्केन के अंदर हमने क्लोरोफॉर्म पढ़ा है और आयोडोफॉर्म पढ़ा है। फिर चलते हैं टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन की बात करते हैं तो इसमें एक ही कंपाउंड है हमारा CCl4। CCl4 को बोलते हैं टेट्रा क्लोरोमेथेन, ठीक है, टेट्रा क्लोरोमेथेन। इसका व्यापारिक नाम होता है पायरीन, व्यापारिक। अग्निशामक के रूप में उपयोगी होता है, आग बुझाने में काम आता है पायरीन, इसको पायरीन भी बोलते हैं। एक रंगहीन वाष्पशील द्रव होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ये आग बुझाने में काम आता है। तो देखिए सबसे पहले इसके बनाने की विधि, एक विधि तो अभी हमने क्लोरोफॉर्म के अंदर देखी थी। क्लोरोफॉर्म की क्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H एक Cl के साथ बाहर निकल जाएगा HCl, और एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा CCl4। सिंपल विधि है निर्माण की। सेकेंड विधि है कार्बन डाइसल्फाइड से, इसको CS2, जैसे CO2 होता है इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसी प्रकार इसको बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। इसकी क्रिया क्लोरीन के साथ उत्प्रेरक ले लिया हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या बनाना है CCl4, 4 क्लोरीन चाहिए, 6 क्लोरीन है तो 4 तो यहाँ जोड़ दिए, 2 क्लोरीन यहाँ बच गए, 2 सल्फर बच गए, H2Cl2। अभी क्या और आगे करवाई जा सकती है, इसी कार्बन डाइसल्फाइड की क्रिया इसके साथ करवा दो, H2Cl2 एल्यूमिनियम क्लोराइड। हमें तो CCl4 बनाना है तो क्लोरीन कितने चाहिए, 4, यहाँ पर 2 है, इसके आगे 2 लगा दूंगा। बताओ पीछे क्या बच गया, 2 × 2 4 और 2 6 सल्फर बच गए, 6 सल्फर। तो ये इसके बनाने की विधि। भौतिक गुण की बात की जाए तो अभी मैंने भौतिक गुण आपको बताया, इसके भौतिक गुण कि ये एक रंगीन वाष्पशील द्रव होता है, इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में होता है, इसका व्यापारिक नाम क्या होता है, पायरीन होता है। रासायनिक गुण के ऊपर चलते हैं। रासायनिक गुण, सबसे पहला इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, भाप से क्रिया। भाप से क्रिया, भाप का मतलब जल, उबलता हुआ जल, और तापमान होता है 775 केल्विन। तापमान याद करना, जब CCl4 को 775 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, यानी इतने तापमान के ऊपर जब CCl4 को रखा जाता है जल की उपस्थिति में, सीधी सी बात है इस तापमान के ऊपर जल होता है वो भाप में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 373 केल्विन तो इसका क्वथनांक होता है जल का। तो जब CCl4 की क्रिया इसके साथ करवाई जाती है तो देखो क्या बनता है, 2 हाइड्रोजन 2 Cl को लेके बाहर निकल जाएंगे, 2 HCl। पीछे देखिए क्या बच गया, CO, और क्लोरीन कितने बच गए, 2 COCl2। याद कीजिए ये क्या है, फोस्जीन गैस, कार्बोनिल क्लोराइड, विषैली गैस। इसीलिए इसका उपयोग है वो बहुत कम होता है अग्निशामक के रूप में। CCl4 का उपयोग मैंने आपको 11th क्लास में भी बताया था कि कोई इमारत यदि बंद है, खिड़की दरवाजे उसमें बिल्कुल पैक हो रखे हैं, वहाँ पर आग लग चुकी है और कोई आग बुझाने के लिए गया है वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होगा, उच्च तापमान के ऊपर वो क्या यूज करेगा, पायरीन का उपयोग करेगा, CCl4 का उपयोग करेगा आग बुझाने के लिए, साथ में जल का उपयोग करेगा। टेम्परेचर वहाँ पर बहुत हाई होगा, हाँ आग लगी हुई है वहाँ पर, तो क्या होगा, उस कंडीशन में CCl4 है वो जल से क्रिया करेगा, इस भाप से क्रिया करेगा और विषैली गैस बना देगा फोस्जीन, जिससे क्या होगा, जो आग बुझाने वाला है वो खुद ही बुझ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, केवल आग बुझनी चाहिए, ना कि आग बुझाने वाला बुझना चाहिए। तो इसका ध्यान रखना पड़ता है कि मास्क पहन के जाना पड़ता है ताकि ये जो विषैली गैस है उसको अधिशोषित किया जा सके। तो ऐसे मास्क भी आते हैं जिसके ऊपर कार्बन का चूर्ण होता है, चारकोल होता है, तो चारकोल की एक परत होती है, वो क्या करती है, विषैली गैसों को अधिशोषित कर लेती है। वो हम लोग 5वें चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, पृष्ठीय रसायन के अंदर। तो ये इसलिए खतरनाक बनता है क्योंकि यहाँ पर विषैली गैस का भी निर्माण कभी कभी हो जाता है। अगर इमारत है
उसके खिड़की दरवाजे बंद हो गए तो सफोकेशन हो जाएगा, ये गैस निकल नहीं पाएगी और जो आग बुझाने जाएगा उसको घुटन के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये इसके रासायनिक गुण। अगले रासायनिक गुण की बात करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट रासायनिक गुण, फर्स्ट रासायनिक गुण था भाप से क्रिया, 775 केल्विन तापमान इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। सेकंड की बात की जाए तो ये सेकंड अभिक्रिया पहले आ चुकी है क्लोरोफॉर्म के निर्माण की विधि के अंदर। Fe2O की उपस्थिति में जब इसका अपचयन करते हैं तो देखिए हाइड्रोजन एक जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन Cl को लेकर बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ तो बन जाएगा क्लोरोफॉर्म और HCl क्या हो जाएगी बाहर। क्लोरोफॉर्म के अंदर हम लोग ये विधि पढ़ चुके हैं। जलीय केओएच के साथ, जैसे अभी क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म की क्रिया हमने जलीय केओएच से करवाई थी, उसी प्रकार यहाँ पर क्रिया तो देखो करवाते हैं। मैंने यहाँ पर ये 4 Cl है, ठीक है, और 4 KOH ले लिए, तो क्या होगा 4 पोटेशियम के साथ ये 4 Cl बाहर निकल जाएंगे, तो 4 KCl बाहर निकलेंगे, 4 KCl प्लस अब क्या हो जाएगा यहाँ पर Cl निकल गया तो यहाँ पर OH लग जाएगा, 4 OH, यहाँ OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर भी क्या OH। अब एक कार्बन के ऊपर एक से अधिक OH होंगे तो कौन सा अणु बाहर निकलेगा, जल का, तो यहाँ से भी जल का अणु बाहर निकलेगा, एक जल का अणु यहाँ से निकलेगा और यहाँ से भी जल का अणु बाहर निकलेगा, 2 जल के अणु निकलेंगे बाहर। पीछे क्या बच गया CO2 यानी CCl4 की क्रिया जलीय केओएच से करवाने पर CO2 गैस का निर्माण होता है, जबकि क्लोरोफॉर्म के अंदर आयोडोफॉर्म के अंदर याद कीजिए किसका निर्माण होता, फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है, याद आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया के चलते हैं, ये इंपोर्टेंट अभिक्रिया एक और आगे आएगी। जब CCl4 की क्रिया हम लोग हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ करवाते हैं, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, इसको बोलते हैं हम लोग एंटीमोनी Sb पेंटाक्लोराइड, उत्प्रेरक है ये एंटीमोनी पेंटाक्लोराइड। तो होता क्या है, फ्रियोन का निर्माण होता है, फ्रियोन गैस, आपने नाम तो सुना होगा फ्रियोन गैस का, आगे आएगा, पूरा एक टॉपिक है तो टेंशन लेने में बात नहीं, आगे आ जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन को लेके बाहर निकल जाएंगे, ये तो बन जाएगा 2HCl। पीछे क्या बच गया, 2 तो क्लोरीन बच गए यहाँ पर और ये 2 फ्लोरीन जुड़ जाएंगे, 2 फ्लोरीन यहाँ पर जुड़ गए, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रियोन, फ्रियोन गैस। और इसका नामकरण भी होता है, इसका नामकरण भी होता है XYZ लगाकर, आपने 10th क्लास में भी इसका नामकरण पढ़ा है और आगे भी मैं जब फ्रियोन का टॉपिक कराऊंगा आपको तो उसमें नामकरण बताऊंगा, ठीक है। तो अभी ये टेंशन लेने की बात नहीं है। तो CCl4 की क्रिया HF के साथ, HF के कितने भी अणु लोग फ्रियोन का निर्माण होता है, ठीक है। लास्ट अभिक्रिया किसी काम की नहीं है। एल्कीन लिया, जैसे वहां पर क्लोरोफॉर्म के अंदर सॉरी आयोडोफॉर्म के अंदर एल्कीन लिया था, उसी प्रकार यहाँ एल्कीन लिया, एल्कीन की क्रिया CCl4 से करवा दी। तो देखिए एक Cl है वो इस कार्बन के ऊपर जुड़ेगा और बाकी का जो CCl3 है वो इस कार्बन के ऊपर, सममित है ये, चाहे किधर भी जोड़ो, एक क्लोरीन एक साइड में जुड़ेगा, बाकी जो CCl3 बचेगा वो अदर साइड में। तो यहाँ देखो क्या बनेगा CH, ये CH है, इसके ऊपर एक Cl पहले से ही है, एक Cl मैंने यहाँ से जोड़ दिया, बॉन्ड अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। फिर आगे C, इस C के ऊपर एक H लगा हुआ है, ये H, एक Cl लगा हुआ है, ये Cl, और क्या जुड़ जाएगा CCl3, CCl3। इस प्रकार के उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। रटनी नहीं है, किसी काम की नहीं है, लेकिन इसका IUPAC नाम लिख के भेज देना कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, देख लीजिएगा, इसका IUPAC नाम आपको लिख के भेजना है। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड खत्म, CCl4 खत्म, छोटे छोटे टॉपिक है। मोनोहेलो एल्केन बहुत बड़ा था, फिर डाईहेलो एल्केन थोड़ा सा बड़ा था, टेट्राहेलो एल्केन के अंदर क्लोरोफॉर्म बड़ा था, आयोडोफॉर्म और CCl4 बहुत छोटे हैं। और जो समीकरण है जो पहले रिपीट हो चुकी है वही आई है नॉर्मली, नई वाली कोई समीकरण ऐसी है नहीं, जैसे फ्रियोन वाली, अब आगे वापस फ्रियोन भी आएगी, तो फ्रियोन का हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया टेट्राहेलो एल्केन। इसका मतलब चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी भी इसमें खूब सारे टॉपिक है। तो चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग, फ्रियोन गैस के ऊपर। चलिए फ्रियोन से चलने से पहले हम लोग 2 छोटे छोटे टॉपिक ले लेते हैं। सबसे पहला DDT, एग्जाम में इसका नाम पूछा गया है पूरा। DDT फुल फॉर्म इसकी होती है डाइफेनिल
ट्राई क्लोरो एथेन, शॉर्टकट में बोलते हैं इसको DDT। D फॉर डाई, D फॉर अगेन डाई और T फॉर ट्राई। DDT नाम सुना होगा आपने, खेतों में काम आता है कीटनाशी के रूप में। DDT नाम काफी बार आपने सुना है, आज देख भी रहे होंगे यहाँ पर DDT क्या होता है। तो देखिए DDT का निर्माण कैसे होता है। DDT का निर्माण होता है एसीटोन, DDT का निर्माण होता है, क्लोरेल पढ़ा था हमने, क्लोरेल की क्रिया करवाई जाती है क्लोरोबेंजीन के साथ। तो देखिए यहाँ पर क्लोरेल, याद कीजिए क्लोरेल मैंने बताया था CCl3CHO, याद आया आपको, CCl3CHO क्लोरेल। इस क्लोरेल की क्रिया करवाई जाती है क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन, इसके दो अणु लेते हैं, ये क्लोरोबेंजीन ले लिया, एक और अणु ले लिया ये क्लोरोबेंजीन का। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में संरचना पूछी गई है। अभिक्रिया होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4। क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के ऊपर इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। प्रत्येक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन इसलिए मैंने यहाँ पर रखे। जब भी अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होगी, जल का अणु बाहर निकलेगा। तो देखिए यहाँ से जल का अणु बाहर निकलेगा, क्या बन रहा है, तो देखिए बनाते हैं हम लोग CCl3 CH और यहाँ पर इस CH से देखिए एक वलय वहां जुड़ रही है, Cl, ये कार्बन इस वलय से जुड़ रहा है और यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ एक जुड़ रहा है, ये इस प्रकार। या फिर मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, देखिए आप ऐसे भी बना सकते हो इसको, एक वाले इस प्रकार Cl, बीच में यहाँ पर CH, यहाँ पर जोड़ दिया आपने CCl3, ये CCl3 और यहाँ पर ये वाले और ये Cl, इसको खोल के भी लिख सकते हो Cl Cl Cl, दोनों सेम है। ये CH है, इस CH से दोनों ये वाले जुड़ी हुई है, ये CH है, इसी CH से दोनों वाले जुड़ी हुई है, इसी CH से CCl3 जुड़ा हुआ है, इसी CH से CCl3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके नाम के ऊपर चलते हैं। तो देखो डाई क्लोरो है, इसमें डाई क्लोरो है, वो फेनिल से जुड़े हुए हैं, इसको आप फेनिल बोलेंगे इसका प्रतिस्थापित रूप में। तो डाई क्लोरो, डाई फेनिल, ट्राई क्लोरो, 1 2 3 ट्राई क्लोरो और एथेन, 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे एथेन। या फिर पैराडेस, डाई क्लोरो, डाई फेनिल, ट्राई क्लोरो एथेन, ये भी लिखा हुआ है आपके बुक्स के अंदर। तो ये पैरा का मतलब आप समझ गए होंगे, क्योंकि इस कार्बन और इस Cl की पोजीशन आपस में क्या है, पैरा कंडीशन है, 1 4। इसी प्रकार यहाँ पर भी 1 और 4, एक पैरा है तो दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरा डैश बोलेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर पैरा डैश का उपयोग किया गया है। तो दिक्कत अब आएगी आपके, क्या दिक्कत आएगी, इसका IUPAC नाम लिख के भेजना है आपको, इसका IUPAC नाम। एग्जाम में DDT की संरचना पूछी गई है तो संरचना ये है, ठीक है, लेकिन इसका IUPAC नाम, ये IUPAC नाम नहीं है, IUPAC नाम नहीं है, IUPAC नाम आपको ढंग से लिख कर भेजना है इसका कि IUPAC नाम क्या होगा। लगभग तो ये है, लेकिन एग्जैक्ट आपको IUPAC नाम लिख के भेजना है। तो आप समझ गए होंगे कि काउंटिंग कहाँ से करोगे, ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले करवाए थे, तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि काउंटिंग यहाँ से होगी, बार वाले कार्बन से, क्योंकि हेलोजन बार के ऊपर है, वो काउंट होगा 1 2। ठीक है, तो देखिए 2 के ऊपर 2 समान समूह है और इस समूह का नाम क्या होगा मैं बता चुका हूँ पहले, हमें ऐसे IUPAC नाम किए थे। आपको इनका IUPAC नाम लिख के भेजना है। ये ध्यान रखना कि 2 के ऊपर डबल है ये, और जब भी बेंजीन वाले डबल होती है तो डाई का उपयोग नहीं करना, बिस का उपयोग करना है। इतना तो आप सीख गए होंगे, पहले ऐसा केस हमने लिया हुआ है। तो IUPAC नाम लिख के आप इनको भेज दीजिएगा। तो DDT की संरचना होगी, क्लोरेल की
क्रिया है वो क्लोरोबेंजीन से करवाते हैं शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेते हैं तो निर्माण होता है DDT का, जो कि एक कीटनाशी होता है और विषाक्त होता है, शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसकी अधिकतम मात्रा होती है वो इंसानों के लिए या जलीय जीव जंतुओं के लिए या मिट्टी के लिए भी क्या होती है, खराब होती है। मिट्टी का उपजाऊपन इससे कम होता है। तो इसी प्रकार एक और बात कर लेते हैं हम लोग कंपाउंड की, यौगिक की, जो 11th क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। हालांकि 11th क्लास में मैंने ये भी बताया आपको DDT। तो देखिए 11th क्लास में काफी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। BHC याद कीजिए, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। या फिर इसका नाम मैंने आपको बताया था गैमेक्सिन, गैमेक्सिन। एक और नाम इसका होता है लिंडेन, बड़ा सा खराब नाम है लिंडेन। एक और नाम होता है इसका 666 666। तो याद कीजिए, बेंजीन की क्रिया, बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से करवाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रत्येक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होते हैं, बेंजीन के प्रत्येक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होते हैं, हमें पता है। 6 क्लोरीन है, 3 × 2 6, तो प्रत्येक कार्बन के ऊपर एक क्लोरीन भी जुड़ गया। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन तो पहले से ही था, हाइड्रोजन तो बेंजीन के ऊपर पहले से ही होता है, क्लोरीन और जुड़ जाएगा। एक Cl लिए, 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 एक Cl लिए। लेकिन अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 हो चुकी है, अब डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं लगाना है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका अणुसूत्र की बात करूं तो बताइए कार्बन कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। बताइए हाइड्रोजन कितने हैं? 6। बताइए क्लोरीन कितने हैं? 6। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? 666 666 बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरा नाम इसका होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन वाले के ऊपर 6 क्लोरीन जुड़ गए तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। लेकिन ये इसका आईपीसी नाम नहीं होगा क्योंकि बेंजीन वाले तो है ही नहीं अब, तो आईपीसी नाम ये इसका नहीं है। तो आईपीसी नाम क्या है वो आप सोचिए, मैं लिख देता हूँ एक बार, आप पॉज करके सोचिए, देखते हैं आपका आइडिया सही है कि नहीं है। चलिए, आईपीसी नाम इसका होगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, यही नाम होगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 क्लोरीन है तो हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। किसी को नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन है, वलय है, तो नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। तो बेंजीन का उपयोग यहाँ पर नहीं करना, ये इसका आईपीसी नाम है, अगर एग्जाम में पूछ लें तो। ये भी होता है, इसके कई सारे रूप होते हैं बीएचसी के। बीएचसी का अल्फा रूप होता है, बीटा होता है, गामा होता है, डेल्टा होता है, सिग्मा होता है, नीटा होता है और थीटा होता है। खूब सारे इसके रूप होते हैं। इसमें जो गामा रूप होता है, गामा समावि होता है, वो सबसे अधिक प्रभावी होता है। इसकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। कीटनाशी के रूप में इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है क्योंकि इसका आकार है वो बहुत छोटा होता है, आकार छोटा होता है, इसलिए इसकी भेदन क्षमता क्या होती है? कुछ होती है। तो गामा बीएचसी होता है वो अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है कीटनाशी के प्रति। तो डीडीटी और बीएचसी दोनों ही हानिकारक होते हैं क्योंकि अगर पेड़ पौधों के ऊपर ज़्यादा मात्रा में इसका यूज किया जाए तो सीधी सी बात, अगर उस फसल को हम लोग धोकर नहीं खाएं, जिसके ऊपर भी इसका प्रयोग किया गया तो हमारे मानव शरीर में जाएगा। इसका मानव शरीर के अंदर अपचयन कभी नहीं होता है, ये इकट्ठा होता है, जमा होता है, तो इसलिए मानव की कोशिकाओं को ये नुकसान पहुंचाएगा। अगर लंबे समय तक ये मृदा के अंदर होता है, मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी के उपजाऊपन को नष्ट करता है। बारिश आई, बारिश से पेड़ पौधों के ऊपर बारिश पड़ेगी, पानी पड़ेगा, तो पेड़ पौधों के ऊपर जो ये डीडीटी और क्लोरो और बीएचसी लगा हुआ होगा वो पानी के साथ मिट्टी के अंदर चला जाएगा।
और मिट्टी के उपजाऊपन को कम करेगा। या फिर ये किसी तालाब में चला गया, तालाब से जीव जंतुओं में चला गया, पानी के मनुष्य में चला गया, तो ये हानिकारक होता है। तो इसीलिए डीडीटी का उपयोग क्या कर दिया है, बंद कर दिया गया है इसके हानिकारक प्रभाव के कारण। लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं आज का, फ्रीऑन। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग फ्रीऑन। बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है। फ्रीऑन पॉलीक्लोरोफ्लोरोएल्केनों को जो मिश्रण होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीऑन। यानी कार्बन है, उनमें से यदि हाइड्रोजन को हटा दिया जाए एल्केन में से, जैसे मेथेन ले लिया, उस मेथेन में से अगर हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और उसके स्थान पर क्लोरीन और फ्लोरीन जोड़ दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीऑन। तो पॉलीक्लोरोफ्लोरोएल्केन, इनका जो मिश्रण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीऑन बोलते हैं। निर्माण की विधि देखिए, जैसे HF के साथ क्रिया करवा दी, क्लोरीन तो यहाँ पर है, फ्लोरीन भी चाहिए हमें, यहाँ पर क्लोरीन तो है, फ्लोरीन भी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक H एक Cl को लेके बाहर निकल जाएगा HCl, पीछे क्या बच गया CCl3 और यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर पॉली का मतलब कितने हैं, जितने भी हैं, क्लोरो कितने हैं 3, तो ट्राई क्लोरोफ्लोरोमेथेन, यही बोलेंगे हम लोग इसको, ट्राई क्लोरोफ्लोरो, एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे, मेथेन। इसी प्रकार उत्प्रेरक सबके अंदर यही लिया जाता है एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। तो निर्माण की विधियां हमें रटनी नहीं है, सिंपल है यहाँ पर। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए एक Cl एक H के साथ बाहर निकल जाएगा HCl, पीछे क्या बच गया CCl2, एक F और इसके अंदर आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा F2। इसको मैं बोलूंगा डाइफ्लोरोमेथेन। इसी प्रकार यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 Cl को लेके बाहर निकल जाएंगे 2HCl, यहाँ पर बच गया C2, Cl कितने बच गए 4 और 2 फ्लोरीन जुड़ जाएंगे, ये 2 फ्लोरीन। ये इस प्रकार निर्माण होता है फ्रीऑन का। इसका नामकरण रखते हैं, तो नामकरण बहुत ही सिंपल है। नामकरण हमने पढ़ा होगा XYZ। X का मतलब है जितने भी कार्बन है उसमें से एक कम कर दो। जो भी फ्रीऑन तुम्हें अणुसूत्र दे रखा है उसमें कार्बन जितने भी है उसमें से एक कम कर दो। Y क्या होता है, जितने भी हाइड्रोजन है उसमें एक बढ़ा दो। और Z क्या होता है, जितने भी फ्लोरीन है उतने के उतने रख दो, जितने फ्लोरीन है उतने के उतने रख दो। जैसे हम लोग इसका नामकरण रखते हैं CCl3F, इसका नामकरण रखते हैं ये वाला कंपाउंड। सबसे पहले जितने कार्बन है एक कम कर दो, बताओ कार्बन कितना है इसमें, एक, ये क्लोरीन है, एक कम कर दूंगा यहाँ कितना हो जाएगा 0। फिर जितने हाइड्रोजन है उसमें एक बढ़ा दो, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 0, एक बढ़ा दोगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। Z क्या है, फ्लोरीन, जितने फ्लोरीन है उतने रख दो, कितने फ्लोरीन है 1, तो यहाँ पर 1। तो इसका नाम पूरा ऐसे लिखना है, फ्रीऑन, एग्जाम में नाम लिखना है फ्रीऑन 011। आगे बात समझ में आपको। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसका नाम रखते हैं CCl2F2। बताइए कार्बन की संख्या एक कम कर दो, कार्बन एक ही है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा 0। फ्रीऑन तो सबके नाम के आगे लगा नहीं है। फिर हाइड्रोजन की संख्या एक अधिक कर दो, हाइड्रोजन 0 है तो यहाँ पर 1 करूंगा। फिर फ्लोरीन जितने हैं उतने के उतने, फ्लोरीन कितने हैं 2, तो यहाँ पर तो नाम हो जाएगा फ्रीऑन 012। इसी प्रकार यहाँ पर C2Cl4F2, इसका नाम लिखते हैं। कार्बन एक कम कर दो, कार्बन कितने हैं 2, एक कम करूंगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। हाइड्रोजन एक जोड़ दो, हाइड्रोजन एक जोड़ दिया, कोई हाइड्रोजन नहीं था। फ्लोरीन जितने उतने, फ्लोरीन कितने हैं 2, ये इसका नाम हो जाएगा फ्रीऑन 112। सिंपल। तो ऐसे कुछ नाम मैं आपको देता हूँ, वो आप लिख के भेजिएगा मुझे इनके नाम। C2F2 Cl4 हो गया आपके, F3 Cl3, इसका नाम C2F Cl5 CFCl3। चलिए इनका नाम आप लिख के भेजिएगा मुझे, ये 3 मैंने आपको दिए हैं, इनका नाम आप लिख के भेजिएगा।
तो ये फ्रियोन का उपयोग किस लिए होता है? प्रशीतक के रूप में होता है। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो गैस होती है फ्रियोन गैस ही होती है। लेकिन फ्रियोन गैस हानिकारक भी है। क्यों हानिकारक है? क्योंकि ये ओजोन परत का नुकसान कर रही है। ओजोन परत जो समताप मंडल के अंदर होती है, ये तो सौर मंडल है, समताप मंडल के अंदर होती है ओजोन परत। ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? अवशोषित करती है और यहाँ पर इंसानों को बचाती है। पेड़ पौधे हैं, इंसान है, क्योंकि इससे त्वचा का कैंसर होता है, मोतियाबिंद होता है, प्रतिरोध क्षमता कम होती है इंसान की, पेड़ पौधों के अंदर पत्तियां हैं वो झड़ने लग जाती है। ये सब इसके दुष्प्रभाव होते हैं पराबैंगनी किरणों के। तो उसको ओजोन परत रोकती है। लेकिन ओजोन परत का लगातार क्षय हो रहा है। किसके कारण? इस फ्रियोन गैस के कारण। एक तो फ्रियोन गैस के कारण, दूसरा सुपरसोनिक जेट विमान होते हैं, उनमें से जो ऑक्साइड निकलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, उससे नुकसान होता है ओजोन गैस, ओजोन की परत का। तो अगले टॉपिक में हम लोग लेंगे कि ओजोन परत का क्षय किस प्रकार होता है, फ्रियोन गैस क्या करता है। ठीक है, तो आज इतना ही काफ़ी है। बुधवार को जो आपके पास में वीडियो आया था वो 1 घंटे 10 मिनट का था। आज आपके जो वीडियो है वो 50 मिनट का लगभग है। तो मामला बैलेंस में है। लगभग 2 घंटे का तो आना ही चाहिए सप्ताह के अंदर, क्योंकि अगर स्कूल के हिसाब से देखा जाए तो स्कूल के अंदर रोज़ 1.5 घंटे की क्लास होती है। तो उसमें से मैंने कहा था आपको 15-20 मिनट ऐसे ख़राब हो जाते हैं। अगर 1 घंटे की बात की जाए तो उसमें से 40 मिनट तो लिखवाने में लग जाते हैं। केवल 20-25 मिनट समझाने का टॉपिक होता है। अगर रोज़ के 20 मिनट का समझाने का देखें तो 6 दिन में कितने मिनट होते हैं? 120 मिनट, यानी 2 घंटे। और वही 2 घंटे का मटेरियल आपको मिल रहा है। तो ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। हम बिल्कुल उसी स्पीड से चल रहे हैं जिस स्पीड से हम लोग स्कूल के अंदर चला करते थे। क्योंकि टाइम पास थोड़ी करना है यहाँ पर, आपको कोर्स भी करवाना है जितना अच्छा हो सके। तो जब तक स्कूल नहीं खुलती तब तक लगातार कोर्स चलता रहेगा। अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। आपको पता चल गया होगा कि केमिस्ट्री कितनी लंबी चौड़ी है। केमिस्ट्री हार्ड नहीं होती है, लंबी चौड़ी बहुत ज़्यादा है। खूब सारी समीकरण दे रखी है, खूब सारी चीज़ें दे रखी है। क्योंकि अभी तक हम लोग पहले चैप्टर के अंदर अटके हुए हैं, जिसमें हमने मोनोहेलोएल्केन पढ़ लिया, फिर हमने सोचा ख़त्म हो गया, फिर डाईहेलोएल्केन आ गया, फिर ट्राई आ गया, फिर टेट्रा आ गया, फिर सोचा कि आज तो ख़त्म हुआ। लेकिन फ्रियोन आ गया, DDT आ गया और BSc आ गया। फिर अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अब तो चलो जान निपटी, अब तो ख़त्म हो गया होगा। नहीं, अब ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी और टॉपिक है इसके अंदर। अभी तक हमने एरोमेटिक हैलाइड की बात नहीं की है, हेलो एरिन की बात नहीं की। तो अभी हेलो एरिन की बात करेंगे, ओजोन का क्षय देखेंगे। अभी भी ये चैप्टर काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसीलिए केमिस्ट्री होती है उसको रटन विज्ञान कहते हैं, क्योंकि रटनी खूब पड़ती है, खूब सारी समीकरण होती है। तो खैर, काफ़ी बच्चे रटते भी हैं, अच्छे तरीके से समझते भी हैं, और हिम्मत होनी चाहिए केमिस्ट्री झेलने की इतनी लंबी चौड़ी। तो बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।